राजस्थान इलेक्शन कॉन्क्लेव 2023 में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी थीम है न्यू राजस्थान। आज हमारे साथ है खंडार विधानसभा से दमदार नेता अशोक बेंडवाल जी। अशोक जी, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले देखते हैं एक छोटी सी झलक। अशोक जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि राजनीति के क्षेत्र में आने का विचार आपको कब और कैसे आया, किसने आपको प्रेरित किया? धन्यवाद मैडम। मेरा सन 2000 से राजनीति में आने का सिलसिला जारी हुआ जी। मैं हमारे समाज के लीडर है जो सामाजिक गतिविधियों के अंदर भाग लेते हैं, तो मैं सन 20 अक्टूबर 2002 को अखिल भारतीय बेरा महासभा जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें मैं जिला अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुआ हूँ जी। तो उसी प्रेरणा को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। फिर मैंने युवा मोर्चे में सन 2000 के अंदर सदस्यता ग्रहण की और मैं ग्रामीण मंडल में भी पदाधिकारी रहा हूँ, एससी मोर्चा में रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा हूँ और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश एससी मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जी। मैंने सन 2003 से परिवर्तन यात्रा से माननीय वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की है, उनकी सानिध्य आशीर्वाद से मैंने राजनीतिक जीवन में अपना कदम रखा है। जी। मैंने 2003 में टिकट मांगा, 8 में मांगा, 13 में मांगा और 18 में मांगा। जी। इन किन्हीं कारणों से नहीं मिल सका, फिर भी आगे मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी भी 2023 के अंदर भी मैं अपनी आपके आशीर्वाद से प्रबल दावेदारी कर रहा हूँ। जी। और मेरा जो विजन है खंडार विधानसभा क्षेत्र में पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार। आपकी विधानसभा की बात की जाए, हर विधानसभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं होती है। 3 मुख्य समस्याएं कौन सी है आपके विधानसभा क्षेत्र की? मैडम, सबसे पहले बेरोजगारी है जी। एक शिक्षा है जी। और एक किसानों की है। जी। बेरोजगारी के लिए ऐसा कोई वहाँ पर कल कारखाना, एक उद्योग धंधा नहीं है। हजारों की संख्या में दिल्ली और जयपुर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। जी। सवाई माधोपुर शहर से, खंडार से बसेस आते हैं, सवाई माधोपुर शहर से वो पैदल ही 4 किलोमीटर रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर आते हैं और बाई ट्रेन से दिल्ली और जयपुर रोजगार लिए जाते हैं। ये एक अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। और शिक्षा की बात है कि आज के इस समय में शिक्षा के लिए सवाई माधोपुर आना पड़ता है बच्चों के लिए, और उच्च शिक्षा के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा या दिल्ली जाना पड़ता है। जी। तो ऐसा कोई पीजी महाविद्यालय नहीं है। जी। और जहाँ तक किसानों की बात है कि वहाँ सबसे बड़ा जो कृषि का आय का साधन है मिर्ची है। जी। तो अभी 2 महीने पहले मैंने देखा, मैं क्षेत्र के दौरे पर था, तो किसानों ने यानी मिर्ची के जो बीज आता है, पाउच आता है, वो 70 से 80 हज़ार प्रति किलो के हिसाब से लेकर उन्हें इतना महंगा बीज लेके पौधे तैयार किए। तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को मिर्ची की सबसे बड़ी खेती होने के बावजूद भी अनुदान पर जो बीज किट है सरकार के तौर से निःशुल्क उपलब्ध कराए या अनुदान के अनुसार
उपलब्ध करवाए। मिर्ची में कई तरह के रोग लग जाते हैं, उनको हजारों रुपए की दवाई, जो 1 लीटर 15,000 से लेकर 10,000 तक की 1 लीटर की दवाई आती है, वो केमिकल उनको छिड़कना पड़ता, तब जाके उनको एक अच्छी पैदावार मिल जाती है जी। मिर्ची का ऐसे कोई भंडारण नहीं है, बड़े बड़े स्टोरेज नहीं है। आज मैं 20-22 साल से घूम रहा हूँ क्षेत्र के अंदर, एक मिर्ची का एक उद्योग धंधा, एक मसाला उद्योग होना चाहिए जी, जिससे वहाँ के भंडारण में जो रिजर्व कर सके, स्टॉक कर सके किसान, और बाद में उसका एक उच्च दाम ले सके। आपने बात करी किसानों की, तो किसानों को क्या वजह है कि एक साल तक एक किसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है? मैडम वहाँ पर क्या है कि जैसे अनौपन्यता पर छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी वो खरीद लेते हैं। जैसे मिर्ची का अभी हरी मिर्ची का 1 महीने में सीजन चलेगा जी, तो 10-12-15 रुपए किलो उन्हें मिलती है, बेचते हैं बेचारे, मजदूरी बेचनी पड़ती है, फसल खराब हो जाए। फिर वह उसके सेकंड जो पैदावार होती है, यानी पैदावार 15 दिन 15 चलती रहती है, फिर अंतिम में उसका जैसे लालपन मिर्ची का आता है, तब जाके उसको 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये की मिल पाता है। वही व्यापारी, छोटा बड़ा व्यापारी वहाँ से खरीद के 20-25 रुपये में आगे दिल्ली, जयपुर, हरियाणा वगैरह, कोटा, जोधपुर वगैरह, तो उनको वहाँ पर 50-60 हज़ार सॉरी किलो, प्रति किलो 50-60 रुपये प्रति किलो ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो वह एक किसान भंडारण नहीं कर पाता है, यानी उनको मिर्ची सुखाने का कोई ऐसा वह नहीं है, ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है, या इतना बड़ा कोई विशाल ये खेती के पर्पज से या कोई मैदान वगैरह नहीं है। आपका कहना है भंडारण की एक उचित व्यवस्था क्षेत्र के अंदर नहीं है, होनी चाहिए, वो नहीं है अभी वर्तमान में। इसको लेके आपके पास क्या एक विजन है जिससे किसानों को इस समस्या से निजात मिल पाए? भाई निजात मिलने के लिए कि जगह जगह, जैसे खंडार विधानसभा में एक गांव के अंदर 200 घर की आबादी है, तो कम से कम उसके अंदर 150 घर मिर्ची सब्जियों का उत्पादन करते हैं। तो उस गांव के कस्बे के अंदर आबादी 5,000 है, तो एक ऐसा विशाल भंडारण 200 का भंडारण होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। तो उसके क्या अपनी जो उसकी काउंटिंग है, गोदाम के अंदर में बोरियो काउंटिंग है, वह सुनिश्चित रूप से रखे, और वह ये कहे कि हमारा माल सुरक्षित है। महीने 2 महीने में जैसे नवंबर दिसंबर आता है, भाव बढ़ते हैं, तो हमें एक अच्छा पैसा मिले, हमारी आमदनी अच्छी हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पे पार्टी आपको मौका देती है, आप जनता के बीच जाएंगे, तो आपका विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि पानी, शिक्षा, रोजगार, बिजली सबसे बड़ा मुद्दा, और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरा सबसे बड़ा यही रहेगा कि वहाँ के किसानों को एक मिर्ची का छोटा मोटा उद्योग लगे और कम से कम 4-5 हज़ार आदमी को रोजगार मिल सके जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखा गया है कि हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हमने बात भी करी, जिस तरह से आपने अपनी समस्याएं, मुख्य समस्याएं बताई। क्या आपको लगता है एक जनप्रतिनिधि के लिए 5 साल काफी नहीं होता क्षेत्र का विकास करने के लिए? मैडम 5 साल बहुत होते हैं जी। अगर 5 साल में एक दिन में 24 घंटा होता है, अगर हम प्रतिदिन वो 3 घंटा भी अपने क्षेत्र निकाले ना, तो मैडम 3-3-9 या 90 घंटे होते हैं, उसके लिए बहुत टाइम होता है। लेकिन क्या है कि वह गिने चुने जो उनके इर्द गिर्द जो नज़दीकी लोग होते हैं, उनसे यानी जनप्रतिनिधि घिरे हुए रहते हैं, और जनता की बात न मान के, और इन गिने आदमी होते हैं जो नज़दीक होते हैं, उनकी बात को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जनप्रतिनिधि। इसलिए विकास की डोर कमज़ोर पड़ जाती है, और जो जिसको ज़रूरत होती है, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वह है ना उस तक नहीं, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। आपको लगता है इच्छा शक्ति की कमी होती है? इच्छा शक्ति कमी होती है जनप्रतिनिधि के अंदर जीतने के बाद में। बिल्कुल, निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार से हम लोग सभी वाकिफ हैं, हम रोज ही 2-4 होते हैं। आपको लगता है कि एक विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है? आपके पास क्या विजन है इसे लेकर? विजन ये है कि वहाँ के जैसे मान लो जो प्रशासनिक तंत्र है जी, उनको थोड़ा टाइट करना पड़ता है। क्या बताऊँ, आज मैं कल विधानसभा क्षेत्र खंडार में था, तो एक डामिनीकरण रोड बन रहा है कई किलोमीटर का जी। तो वहाँ पर सूखे पे ये वो डाल रहे हैं, सूखे पे डम्मीकरण करने मशीन चला के डाल रहे हैं, ना वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल नहीं डाल रहे कि ये चिपक सके। आप बताओ, महीने 2 महीने के बाद में उखड़ के वही रोड गड्ढे बन जाएंगे, वही हो जाएगा। आप बताओ, मैंने अभी कई लोगों को बिजली की समस्या के लिए ट्रांसफार्मर नहीं मिलते बेचारों को, आज पानी का दौर चालू हो गया, सरसों गेहूँ की बुआई चालू होने पड़ाव के लिए, तो वहाँ यानी वेटिंग लिस्ट के अंदर डाल रखा है उनको, आपको 25 दिन के मिलेंगे, 2 महीने मिलेंगे, 40 दिन मिलेंगे। लोग जनप्रतिनिधि के आसपास इर्द गिर्द लोग हैं, उनको एक टेलीफोन के ऊपर इनको डीपी दे दिया जाए, इनको ट्रांसफर दे दिया जाए, इनका कनेक्शन कर दिया जाए जी। तो ये उनके लोगों को ज़्यादा ना नज़दीकी लोगों को प्राथमिकता देते हैं, आम जनता को, गरीब किसान को प्राथमिकता नहीं देते हैं जी। ये आपको जनता मौका देती है, तो आपका विजन क्या है, आप क्या करेंगे? मेरा विजन तो यही है कि क्षेत्र की समस्याओं को जितना हो सके जल्दी प्रयास करें, और मैं क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 3-4 घंटे दे सकूं जी। और जैसे रोजगार के मामले में है, तो वहाँ एक मिर्ची का एक ऐसा
प्लांट लगे कि 3-4 हज़ार लोगों को वहाँ रोजगार मिले। वहाँ पीजी, हमारी विधानसभा खंडार के अंदर पीजी कॉलेज हो, जो बच्चों को बाहर सवाई माधोपुर कोटा जयपुर नहीं आना पड़े। अब तो लड़कियों के लिए भी एक अच्छी सुविधा है वहाँ पर, खेल कूद के लिए एक अच्छा वो खेल मैदान बने, जो अपनी आत्मरक्षा के लिए बहन बेटियाँ अपनी वो स्वयं रक्षा कर सके। आप बताऊँ ये है कि खंडार विधानसभा बहुत ही पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र है जी। बहुत वहाँ पर इधर से चंबल आ रही है, इधर से बनास आ रही है, इधर से शीप नदी आ रही है। आप बताऊँ तो गर्मियों के दिनों में पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, कई ट्यूबवेल सूख जाते हैं, यानी 700 फीट, कई जगह कई गाँव में 700 फीट तक गहराई में पानी मिलता है। वो भी खारा मिलता है कि उसमें क्या है कि फ्लोरेट ज़्यादा होता है सफ़ेद, जैसे लोटा भर के पानी रखते हैं तो उसमें सफ़ेद जम जाता है नीचे, जिससे किडनी की हार्ट की इसकी प्रॉब्लम प्रोस्टेट वगैरह ज़्यादा होती है क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपसे बातचीत करके मुझे लगा कि आपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखी है, तभी आप इतनी डीप से बातें रख पा रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि सरकार आती है और फिर जब दूसरी सरकार आती है तो पहली वाली सरकार की योजनाओं को या तो बंद कर दिया जाता है या फिर उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। इसे आप किस नज़र से देखते हैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर? नहीं, योजनाएं बंद तो नहीं होती है। आप बताऊँ ये कि जिनको उनका कई होगा तो बजट ही लैप्स हो जाता है, जैसे 50% लगा पाते हैं, 60% लगा पाते हैं, तो वही नहीं सोचते कि मेरा 5 साल कार्यकाल पूरा होने जाना है तो मेरा बस तो कम से कम जनता के प्रति समर्पित कर दूँ। ये है तो मेरा तो यही है कि जो पिछली चाहे सरकार हो, पिछला चाहे विधायक हो और नया विधायक आया तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताओ वो तो फिर उनकी कोई रस्साकसी है, कोई आपस में कोई ऐसी है, उस दुर्भावना को लेकर हो सकती है पैदा। मेरे तो कोई ऐसा विचार नहीं है। जनप्रतिनिधि बनता तो मैं तो पिछली सरकार का भी जो काम है, अगर खराब हुआ तो खराब ही है, अच्छा हुआ तो अच्छा ही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।